कॉर्पोरेट रडार में शुरुआत करते हैं, आज की मैनेजमेंट से बात करते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी के सीएफओ हमारे साथ हैं मिस्टर जयराम संपत, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर संपत आज हमसे बात करने के लिए। नंबर्स पर भी आपसे बात हो नहीं पाई थी, लेकिन पहला सवाल तो फाइनेंशियल्स पर रहेगा ही। फैंटास्टिक सॉर्ट ऑफ नंबर्स थे और ना सिर्फ आपके लास्ट क्वार्टर में नंबर्स इंप्रेसिव थे, बल्कि आपके एक्सपेंशन, जिस तरह से आप इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आपकी जो बड़ी पकड़ है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए जो 3 बड़ी स्पेशलाइज्ड कंपनीज में आपने स्टेक खरीदा, वो भी काफ़ी बड़ा हाईलाइट करता है आपकी आगे की फर्दर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को। पहले तो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या थे लास्ट क्वार्टर? इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, कौन से सेगमेंट्स बड़े थे जो ड्राइवर रहे? जी नमस्कार प्रियंका जी। नमस्कार सभी दर्शकों के लिए। सो हमारा जो बिजनेस है वो बेसिकली क्वार्टरली बिजनेस नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। करीब करीब 1.5 साल का ऑर्डर रहता है हमारे पास। जैसे कि एज ऑफ जून करीब 7,000+ करोड़ का ऑर्डर बुक हमारे पास है। और एवरी ईयर एक अलग अलग सेक्टर का इजाफा होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सो अभी इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, ये दोनों सेक्टर्स में काफ़ी ऑर्डर्स हमारे पास आए हुए हैं। और इंडस्ट्रियल एज इट इज़ ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सेक्टर्स ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे लिए। सो आगे जाते हुए आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एज वेल एज रेलवे सिग्नलिंग, ये सब सेक्टर्स में काफ़ी आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। ऑल राइट मिस्टर संपत, ऑफ कोर्स यही एक कैटेगरी है, कैटेगराइजेशन है कि कंज्यूमर ईपीएस और इंडस्ट्रियल ईएमएस, सॉरी कंज्यूमर ईएमएस स्पेस, यानी बाकी जो कंपनी जो है कंज्यूमर स्पेस को केटर करती है और आप जैसी कंपनियां जो इंडस्ट्रियल ईएमएस स्पेस को केटर करते हैं। मुझे एक चीज़ समझनी थी, जिस तरह की ईएमएस स्पेस ने एक सुपर्ब सेट ऑफ ग्रोथ एंजॉय की है, अगर आप देखें लगभग एवरेज रेवेन्यू रहा है वो 30 से 32% रहा है इस सेगमेंट का ही। और मेजरली आगे FY30 तक भी अगर हमें एक बार एक व्यू बनाना हो कि किस तरह, क्या यही ग्रोथ सस्टेन करती रहेगी या और हायर ग्रोथ के लिए अचीव करेंगे? क्या आपकी एबिटा ग्रोथ, आपकी रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन ग्रोथ किस तरह की रह सकती है FY27 से FY30 तक के लिए? जी, सो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर प्राइमरली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि बाहर से जो हमारी खरीदारी होती है, इंपोर्ट्स होता है, उसको इंडिया में बनाने का आत्मनिर्भर भारत के तहत इस सेक्टर को काफ़ी उछाल मिला है एक्चुअली। और ये मेरे ख्याल से अगले 5 से 10 साल तक ये ज़्यादा ही स्ट्रेंथन होगा। जैसे गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, डिफेंस हुआ, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हुए, वो सब में डायरेक्टली बेनिफिशियरी रहेंगी कंपनी जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट बनाती हैं। सो एक रीज़न ये है कि हम लोग बाहर से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको इंडिया में बनाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ग्लोबल सिचुएशन में काफ़ी OEMs, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है US और यूरोप की कंपनियां, इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सोर्स के तहत लाना चाहती हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर पूरा डिपेंडेंस उनको शायद थोड़ा रिस्की लगता है। इसलिए China+1 का कुछ कुछ सेक्टर्स में, स्पेशली क्रिटिकल सेक्टर्स, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और इन दोनों को मिला के रेवेन्यू ग्रोथ तो होगा। और हमारी जैसी कंपनियां, हम लोग कॉस्ट रिडक्शन पे काफ़ी ध्यान देते हैं, हम लोग काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे ध्यान देते हैं। हमने अभी 2 नए प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो एक तो है सेमीकंडक्टर असेंबली, दूसरा है पीसी बोर्ड, हाई डेंसिटी पीसी बोर्ड का फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट। सो ये 2 भी हमारे एक कॉस्ट बेनिफिट में थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि ये जो आपका जो एबिटा है, ये कम से कम इससे थोड़ा 1-8% ज़्यादा भी होगा ओवर नेक्स्ट 5 ईयर टाइम फ्रेम। और उसमें कोई, एंड ऑल्सो हमारा जो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा हमको। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है वो बरकरार रहे। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपने खैर सुपीरियर मार्जिन्स भी इंजॉय किए हैं पिछले कुछ समय में देखें तो, और वही रीज़न है क्योंकि जिस स्पेस में आप हैं वहाँ पर लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं बट मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं। मिस्टर संपत, अब एक चीज़ और समझनी है, क्योंकि आप और थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड और नीश कैटेगरीज में जिस तरह से अपनी एक्सपेंशन को जाहिर कर चुके हैं, चाहे वो OSAT हो,
पीसीबी हो, और आपने एक बड़ा केपेक्स भी आउटलाइन किया है इसके, लगभग 48 बिलियन का केपेक्स ओवर FY 26-27। किस तरह के रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं आने वाले 5 सालों में, और बाजार को एक ये रिस्क लगता है अगर स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस पे या जिस तरह के रेवेन्यू प्रोजेक्टेड है, अगर वो उस तरह की ग्रोथ नहीं रहती या धीमी ग्रोथ रहती है, तो कोई एक की रिस्क दिख सकता है क्या उन्हें? सो हमारा जो प्लान है FY 28 27-28 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हम लोग करीब करीब $1 बिलियन या 9,000 करोड़ के करीब का बिजनेस करेंगे। उसमें से करीब करीब 2,000 करोड़ का जो है नए बिजनेसेस में आएगा, जो पीसी बोर्ड और हमारा जो सेट असेंबली है। और सो वो FY 30 में आप देखा जाए तो पीसी बोर्ड और ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें करीब करीब 48 बिलियन रुपए का हमने टोटल कैपेक्स किया है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीब 50 बिलियन का रेवेन्यू, करीब 5,000 करोड़ का रेवेन्यू बाय FY 30। और बाकी हमारा जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, वो जो EMS सेक्टर है, वो भी अच्छा ग्रोथ रहेगा। और तब तक हमारे पास हमने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में भी किए हैं, EMS स्पेस में। तो वहाँ भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि करीब करीब $300 मिलियन, या आप रख लीजिए करीब करीब 2,700 करोड़ रुपए का बिजनेस FY 30 में वहाँ से भी मिलेगा। और हमारे कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमारे खुद के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लगाए हैं हमने, तो उससे हमको दो बेनिफिट होगा। एक तो कस्टमर के साथ थोड़ा ज़्यादा पकड़ रहेगी कस्टमर के बिजनेस के ऊपर, और दूसरी चीज़ है हमारा कॉस्ट रिडक्शन भी थोड़ा रहेगा। तो ये सब मिला के हम लोग सोच रहे हैं कि FY 30 में करीब करीब 15,000 से 18,000 करोड़ का बिजनेस हम लोग करेंगे। उसमें से करीब 5,000 करोड़ का बिजनेस नए बिजनेसेस में होगा, करीब 2,500 से 2,700 करोड़ का बिजनेस बाकी बाहर की ज्योग्राफीज में होगा, और बाकी जो है हमारा डोमेस्टिक बिजनेस रहेगा मिनिमम। और बाकी तो समय बताएगा कि कितना और कर सकते हैं इसके ऊपर। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप कितने अग्रेसिव, क्योंकि आपने आप बाहर की ज्योग्राफी से भी बिजनेस की बात की, कितने अग्रेसिव रहेंगे आप एक्सपोर्ट्स को लेकर? क्या ये एक नेक्स्ट फ्रंटियर रह सकता है कंपनी का? क्योंकि आप पहले भी इंटेंशन ग्रुप शो कर चुका है, कंपनी शो कर चुके हैं, M&A की, और स्पेशली जो जिस तरह से QIP के थ्रू फंड रेज हुए थे, तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी हैं? जी, सो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज दो तरह से हम लोग उसको हैंडल करते हैं। एक तो है हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरा उसी ज्योग्राफी में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो दोनों को मिला के हमारा जो एक्सपोर्ट है FY 30 में करीब करीब 25 से 30% तक जाएगा। अभी हाल के लिए हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंस कम है, और आपको तो मालूम होगा कि FY 30 तक कुछ और चेंजेस होंगे ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन में, और ये जितनी भी टैरिफ के बारे में बात हो रही है वो सब थोड़ा सेटल हो जाएगा। सो तब तक हमारा बिजनेस भी रेडी हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ एशिया, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर के हैसियत से हमको सभी मार्केट्स में लोकली सप्लाई करना पड़ेगा। और आगे जाते जाते सभी कंट्रीज का एक 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 तरह से एक वो रहेगा, मैंडेट रहेगा कि लोकल वैल्यू एडिशन कीजिएगा जहाँ जहाँ फिजिबल है। सो हाईटेक, लास्ट पॉइंट इंटीग्रेशन, वो सब बाकी कंट्रीज में होगा। और जो भी मास प्रोडक्शन है जिसमें लेबर इंटेंसिव है, जिसमें काफ़ी काम है, तो वो हम लोग इंडिया में करेंगे। सो दोनों को मिला के करीब करीब 30% का हमारा टारगेट है FY 30 में एक्सपोर्ट। तो इसमें सेमीकंडक्टर भी रहेगा, पीसी बोर्ड भी रहेगा, और EMS का एक्सपोर्ट्स भी रहेगा। और थोड़ा बहुत हमारा जो है बाहर का बिजनेस रहेगा, करीब 15% जो है हम लोग बाहरी प्रोड्यूस करेंगे। सो वी होप टू बिकम ट्रूली ग्लोबल कंपनी बाय FY 30। और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, क्योंकि FY 30 तक आप जैसा से बता रहे हैं कि 30% कम से कम, और वो भी डिफरेंट कैटेगरी, सिर्फ EMS ही नहीं, आप सेमीकंडक्टर भी और PCB भी आपने जो बोला, इन सब कैटेगरी को मिलाकर 30% का आपका रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज से आप लोग प्लान करें। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी आज समय देने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के, एक्चुअली आगे की एक विजिबिलिटी व्यूअर्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी।